अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ग्लोकोमा का जो इंट्रोडक्शन था वो दिया था, और इसमें जो डिफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक विजुअल डिफ़ेक्ट्स, विजुअल फील्ड की जो डिफ़ेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस किए थे, एंड जो ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस होती हैं वो डिस्कस की थी। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो डायग्नोस्टिक अप्रोच थी वो देखी थी हमने। 4 चीज़ें थी उसमें, टोनोमेट्री थी, फंडोस्कोपी एंड पेरीमेट्री एंड गोनियोस्कोपी थी, वो हमने सारी डिस्कस की थी। ठीक है, अभी जो कमिंग वीडियोस होंगी लाइक प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, एंड उसके अलावा जो प्राइमरी क्लोज एंगल है एंड सेकेंडरी क्लोज एंगल है वो बिल्कुल आसान होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा को। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में होगा कि इट इज़ अ बायलेटरल ऑप्टिक डिस्क न्यूरोपैथी। इसमें क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क की क्या होगी, चेंजेस मिलेंगे आपको, बायलेटरल होगी। ठीक है, ऑफन एसिमेट्रिकल इन प्रेजेंटेशन, इसमें जो प्रेजेंटेशन होगी वो जो ना आपके पास क्या एसिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल इसकी प्रेजेंटेशन नहीं होती। एंड जो ना आपके पास क्या इसमें जो फीचर्स मिलेंगे आपको आई में वो क्या क्या होंगे, जो ना रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इसमें जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होगा वो रेज्ड होगा। नॉर्मल प्रेशर कितना था, 20 तक था। ठीक है, 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, उससे ऊपर होगा तो वो क्या होगा, रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर होगा। ठीक है, देन ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आपको मिलेंगी। एंड देन ग्लोकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स मिलेंगे आपको। एंड यहाँ पर जो इसकी एंगल होगी वो ओपन होगी, यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, इसकी जो एंगल होगी वो बिल्कुल ओपन होगी। और यहाँ पर आपको प्लस विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें प्राइमरी में मिलती हैं। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर में आपको एज मिल जाएगी, और ये जो ना आपके पास क्या जो क्या कहते हैं ओल्ड एज में ना बहुत ज़्यादा होती है ये। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल। ठीक है, एंड देन इसमें फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें भी होती है, डायबिटिक है तो उसमें भी होती है, और हेरेडिटरी भी ये होती है। ठीक है, और रेटिनल डिजीज़ की अगर कोई एसोसिएशन, रेटिनल डिजीज़ हैं तो उसकी भी इसके साथ ना एसोसिएशन होती है। ठीक है, लाइक रेटिनल वेन की ओक्लूजन या फिर रेटिनाइटिस होती है, जो रेटिना की जो ना इन्फ्लेमेशन होती है तो इसके साथ रिलेटेड होती है। ठीक है, ये इसका रिस्क फैक्टर है। देन इसकी जो मैकेनिज़्म है कि जो ना ये कैसे डेवलप होता है, इसकी जो एंगल है वो बिल्कुल ओपन क्यों रहती है। यहाँ पर ये डायग्राम तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क था। देन देयर इज़ द कैनाल ऑफ स्लेम, यहाँ से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा था, देन यहाँ आ रहा था, देन यहाँ से ट्रेबिकुलर मेशवर्क के थ्रू ये कैनाल ऑफ स्लेम में ड्रेन कर रहा था। अब इसका मैकेनिज़्म यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क के इसमें ना सेल्स होते हैं जिनको हम ट्रेबिकुलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रेबिकुलोसाइट्स यहाँ से अगर लॉस हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसकी डिपोजिशन हो जाएगी यहाँ पर इसके ऊपर। ठीक है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क के ऊपर। ठीक है, क्या हो जाएगी, ट्रेबिकुलर मेशवर्क के ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल या फिर मैट्रिक्स डिपोजिशन, एक तो मैकेनिज़्म ये होता है कि जो ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल की ना यहाँ पर डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा क्या था, इसमें जो ट्रेबिकुलोसाइट्स है वो क्या हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल यहाँ से लॉस हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मटेरियल है उसकी इसके ऊपर क्या हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है। तो यहाँ से जो एक्वस ड्रेन है वो ड्रेन नहीं करेगा। अगर यहाँ से एक्वस ड्रेन नहीं करेगा तो इसकी जो एक्यूमुलेशन है इन द एंटीरियर चेम्बर वो बढ़ जाएगी। देन यहाँ से बैक प्रेशर आएगा, और ये बैक प्रेशर यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क चेंजेस करवाएगा एंड जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हैं वो करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना ये आपके पास क्या इसका मैकेनिज़्म था, इसकी जो पैथोजेनेसिस थी ये इसी तरह थी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज्ड ड्रेनेज
ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एंड लॉस ऑफ ट्रेबिकुलोसाइट्स, यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रेबिकुलोसाइट्स, ठीक है। आई होप कि आपको इसका जो मैकेनिज़्म था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस मिलेगी आपको, सर्टेन विजुअल लॉस मिलेगा एंड पेनलेस विजन लॉस मिलेगा, रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर आपको मिलेगा, ठीक है। डायग्नोसिस अगर आप करेंगे टोनोमेट्री के ऊपर, तो आपको टोनोमेट्री में क्या 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 देख रहे थे हम, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगा, रेज्ड मिलेगा। फंडोस्कोपी में आपको क्या मिलेंगी, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस मिलेंगी आपको। अब ऑप्टिक डिस्क की जो चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, ठीक है। एंड देन पैरीमीट्री पर हम विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखते हैं, वो कौन से होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। देन गोनियोस्कोपी में हम एंटीरियर चैम्बर एंगल को देखेंगे। अब वो यहाँ पर क्या है, एंगल यहाँ पर ओपन है, एंगल यहाँ पर क्लोज नहीं है, ठीक है, तो आपको गोनियोस्कोपी में मिलेगी। तो इससे जो पहला वाला वीडियो था ना वो आपने देखना है, क्योंकि ये जो चारों चीज़ें उसी के रिलेटेड ही हैं, ठीक है, वो मैंने उसी में बताई थी। अब डायग्नोसिस हो गई, अगर उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रीट करना है पेशेंट को। अब ट्रीट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इसमें हमारे पास ड्रग कौन सा आता है, लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है। मैं बस सिर्फ ना एक ही ड्रग लिख रहा हूँ, ठीक है, लेटेनोप्रोस्ट आता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग पर करते क्या हैं, दे लोअर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो, दे इंक्रीज द आउटफ्लो, दे आर द फर्स्ट लाइन, ये क्या फर्स्ट लाइन है इनका ना। आपको जो ना क्या करना है, एक एडवर्स इफेक्ट याद करना है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, ठीक है। और ये इनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है। एंड देन यहाँ पर आपको जो ना सॉरी हेडेक मिलेगा एडवर्स इफेक्ट में, और स्किन रैशेज़ और मायालजिया वगैरह मिलेगा, लेकिन ये आपने याद करना है, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर यहाँ पर ना जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ये रिड्यूस कैसे करते हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं प्रोडक्शन हो रही है किसकी, एक्वस ह्यूमर की। तो बीटा ब्लॉकर यहाँ पर ना इसकी जो प्रोडक्शन है आप एक्वस ह्यूमर की, ये इसको इनहिबिट करते हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो यहाँ पर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कौन कम करता है, बीटा ब्लॉकर्स इसकी प्रोडक्शन को कम करते हैं। अब जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास नॉन कार्डियो सेलेक्टिव भी आते हैं और कार्डियो सेलेक्टिव भी आते हैं। तो कार्डियो सेलेक्टिव कौन से होते हैं, पेटेक्सोलोल होता है एंड कार्डियोलोल होता है, ठीक है। और जो नॉन कार्डियो सेलेक्टिव में हमारे पास टिमोलोल आता है और जो ना आपके पास क्या लेवोबिनोलोल आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कार्डियो सेलेक्टिव लिखता हूँ और एक नॉन कार्डियो सेलेक्टिव है। कार्डियो सेलेक्टिव में कौन सा है, पेटेक्सोलोल, और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव में कौन सा है हमारे पास क्या, टिमोलोल। अब यहाँ पर आपने बीटा ब्लॉकर्स अगर दे रहे हैं आप, तो आपने देखना है कि किसी पेशेंट को आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या एस्थमा एंड COPD तो नहीं है, बिकॉज एस्थमा एंड COPD में दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एंड किसी पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, उनमें भी आपने ये दोनों जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो आपने नहीं देने हैं, ठीक है। तो इनकी ना आपने क्या कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो ना बीटा ब्लॉकर्स कब यूज़ करने हैं। अगर बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो आप कौन से ड्रग्स पर जाएंगे, हम जाएंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। अब एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, दे डू नॉट रिड्यूसेस द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, दे इंक्रीज द आउटफ्लो। एड्रीनर्जिक ड्रग्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, एपिनेफ्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन उसकी जगह हम देंगे जो ना अगर बीटा ब्लॉकर से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो, ठीक है। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। देन वी हैव अल्फा-2 एगनिस्ट। अल्फा-2 एगनिस्ट हमारे पास क्या होते हैं, दे आर द सेकेंड लाइन ड्रग्स, दे आर द सेकेंड लाइन। ये क्या है हमारे पास क्या है, सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। और
ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज द प्रोडक्शन एंड एज वेल एज दे इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द जो ना आपके पास क्या एक्वस ह्यूमर। ये क्या करते हैं, इंक्रीज आउटफ्लो एंड रिड्यूस प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ड्रग कौन सा आता है हमारे पास, इसमें ड्रग आता है ब्राइमोनिडीन, ब्राइमोनिडीन। ठीक है, तो इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। ये इनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है, ये आपने याद करना है। ठीक है, बस एक ही याद करना है और इसमें ना आपने दूसरा को याद नहीं करना है। ठीक है, इसमें कोई ड्रग आता है एप्राक्लोनिडीन, क्या एप्राक्लोनिडीन। एप्राक्लोनिडीन हम जो ना आपके पास क्या यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, लेज़र सर्जरी की ड्यूरिंग ना क्या होता है, जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है ना अक्यूटली ना वो राइज़ कर जाता है, तो उसमें हमने ये यूज़ करना होता है। कब यूज़ करेंगे हम, अक्यूट इंक्रीज्ड इंट्राक्यूलर प्रेशर इन लेज़र सर्जरी, तो तभी आपने एप्राक्लोनिडीन यूज़ करना है। ठीक है, देन वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, CAI। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो यहाँ पर ना इसकी यहाँ पर इसमें प्रोडक्शन में ना हेल्प कर रहा होता है, किसकी जो ना क्या कहते हैं एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन में ना हेल्प कर रहा होता है, एक एंजाइम है। ठीक है, अब उसको हम अगर इनहिबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो एंजाइम है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब इनहिबिटेड होगा तो वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो ड्रग्स आते हैं हमारे पास क्या, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स आती हैं। क्या इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स आती हैं। बस आपने ये याद रखना है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे ड्रग देते हैं हम कौन से, मियोटिक्स। यहाँ पर एंगल बिल्कुल ओपन है तो हमने एंगल को क्लोज़ करने का तो अगर हम यहाँ पर मियोटिक्स देंगे तो मियोटिक्स क्या करेंगे, जो इसकी एंगल नहीं, जो आई है उसकी क्या करेंगे, वेज़ो कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो वेज़ो कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो आयरिस और जो प्यूपिल है ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड हो जाएंगी। जब इनकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो इसका फ़्लो है और ये जो एंगल है बहुत ज़्यादा वाइड भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो इसका फ़्लो है वो ज़्यादा जो ना आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो फ़्लो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो आयरिस है इसको बिल्कुल पुल करेगा, कंस्ट्रक्शन होगी ना तो जो आयरिस है ये बिल्कुल पीछे आ जाएगी। जब ये पीछे आएगी तो जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है ये बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी, उसकी वजह से जो फ़्लो है आउटफ्लो एक्वस ह्यूमर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मियोटिक्स में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, पाइलोकार्पिन आता है, क्या पाइलोकार्पिन आता है, कार्बाकोल आता है। ये क्या करती हैं, दीज आर कोलिनर्जिक एगनिस्ट। ये जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर बाइंड करेंगी और ये वेज़ो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब जो मियोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके पास क्या विजुअल इम्पेयरमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये था। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एड्रिनर्जिक ड्रग्स हैं। इसमें हमारे पास क्या कौन सा ड्रग आता है, एपिनेफ्रिन। और ये कब देनी है आपने, इफ़ देयर इज़ द बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमने कौन से ड्रग्स देने हैं, एड्रिनर्जिक ड्रग्स देने हैं। एड्रिनर्जिक ड्रग्स दे डू व्हाट, दे इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द जो ना आपके पास क्या एक्वस ह्यूमर। देन वी हैव कंबाइंड वन। कंबाइंड में हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें हमने कॉम्बिनेशन होती है ऑफ द टिमोलोल, एक बीटा ब्लॉकर है, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देन वी हैव टिमोलोल प्लस डोरजोलामाइड। कौन सा है, डरजोलामाइड। आई थिंक ये जो ना आपके पास क्या कहते हैं यार, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, हाँ ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है डरजोलामाइड। इसमें एक असीटोजोलामाइड भी आता है। ठीक है, इसमें एक असीटोजोलामाइड भी आता है, वो भी इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, देन वी हैव टिमोलोल प्लस ब्रोमोनिडीन प्लस
ब्रोमोनिडीन, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ब्रोमोनिडीन आपके पास क्या है, ये अल्फ़ा 2 एगनिस्ट है, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा हमारे पास न्यू टॉपिकल मेडिकेशंस आती हैं। न्यू टॉपिकल मेडिकेशंस में हमारे पास एक आता है क्या, लेटेनोप्रोस्टीन, लेटेनोप्रोस्टीन, ये एक न्यू मेडिकेशन है, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन है। देन हमारे पास आते हैं क्या, रो काइनेज इनहिबिटर्स, क्या, रो काइनेज इनहिबिटर्स। रो काइनेज इनहिबिटर्स, दे रिड्यूसेस द production of the echosomer, they increases the outflow of the echosomer, they also reduces the episcleral venous pressure। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था ना, these are the episcleral veins, अगर इनका प्रेशर बिल्कुल कम होगा तो यहाँ से जो फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा, यहाँ से भी फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रो काइनेज इनहिबिटर्स, दे डज व्हाट, they reduces the production of the echosomer, they increases the outflow of the echosomer, they also reduces the episcleral venous pressure as well। तो ये क्या थी हमारे पास, क्या थी, ये मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट था किसका, ग्लोकोमा का। उसके अलावा हमारे पास आता है क्या, लेज़र, एक ट्रीटमेंट आता है। देन वी हैव अ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है। लेज़र ट्रीटमेंट में आपने सिर्फ टाइप्स याद करने हैं लेज़र के, एर्गन लेज़र, ट्रेबिकुलोस्टोमी, ट्रेबिकुलोप्लास्टी होती है। इसमें अगर ये हम करेंगे तो इसमें जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देन वी हैव अ सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी, देन वी हैव अ माइक्रोपल्स लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। ये आपने बस सिर्फ नाम याद करने, इसमें और कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी, ठीक है। देन वी हैव सर्जिकल वन, सर्जिकल में हमारे पास आता है क्या, जो प्रोसेस आता है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेबिकुलेक्टमी। ट्रेबिकुलेक्टमी के अगर हम करेंगे तो इसमें जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड इंट्राक्यूलर प्रेशर बाय क्रिएटिंग अ फिस्चुला। इसमें हम फिस्चुला क्रिएट करते हैं और उस फिस्चुला के थ्रू जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर थ्रू अ सर्जिकल कॉर्नियोसिक्लेरल ओपनिंग। इसमें हम कॉर्निया और सिक्लेरा के बीच में एक फिस्चुला के थ्रू ओपनिंग करते हैं और उसके बाद जो ड्रेन करता है वो सब कंजक्टाइवा में करता है एंड सब टेनन स्पेस में करता है और वहाँ से वीन्स इसको लेके जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, बस सिर्फ आपने याद करना है, इसमें हम फिस्चुला क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक है। ट्रेबिकुलेक्टमी में, ट्रेबिकुलेक्टमी अगर फिस्चुला पे क्रिएट करेंगे तो जो फिस्चुला है वो ड्रेन करेगा एक्योस्यूमर को, तो जो इसका प्रेशर है ऑफ द एक्योस्यूमर वो बिल्कुल रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। देन इसमें हम यूज़ करते हैं एक ट्रेबिकुलेक्टमी विद एंटी फाइब्रोटिक माइटोमाइसिन सी। एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स भी देते हैं एंड माइटोमाइसिन सी भी देते हैं, माइटोमाइसिन सी भी देते हैं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइब्रोसिस हो सकती है एंड कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ें आपने वहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। एंटी फाइब्रोटिक माइटोमाइसिन सी, ठीक है, एंटी फाइब्रोटिक माइटोमाइसिन सी। तो ये था हमारे पास क्या था, ये ट्रेबिकुलेक्टमी थी। ट्रेबिकुलेक्टमी की जो इंडिकेशन है वो कब करनी है आपने, इफ़ देयर इज़ द फेल्यूर ऑफ मेडिकल एंड लेज़र ट्रीटमेंट। इफ़ फेल्यूर ऑफ मेडिकल एंड लेज़र ट्रीटमेंट, तभी आपने सर्जिकल में ट्रेबिकुलेक्टमी करनी है। देन वी हैव अ नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लोकोमा सर्जरी, ठीक है। तो ये एक, इसको हम डीप स्क्लेरेक्टमी भी कहते हैं, ठीक है। स्क्लेरोटोमी, नॉट स्क्लेरेक्टमी, इट इज़ अ स्क्लेरोटोमी। इसमें एक नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी है, इसमें हम फिल्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। इसमें जो एंटीरियर चैम्बर है इज़ नॉट इंटर्ड, ठीक है, एंड जो इसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वो भी प्रिजर्व्ड होता है। तो इसमें होता क्या है, जो ओवर फिल्ट्रेशन है वो इसमें ना जो ओवर फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से ना ये हमने लास्ट ऑप्शन होता है, ये हम करते नहीं है, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हमने ट्रेबिकुलेक्टमी करनी हो, ठीक है। नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लोकोमा इतना किया नहीं जाता। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा बहुत लिखने वाला काम बहुत था, आई होप कि इसमें आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी लेक्चर होंगे वो इतने लेंथी नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा।